नमस्कार दोस्तों, ये NCERT की कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है। ऑथेंटिक बुक है, सरकारी बुक है, हिस्ट्री की। ठीक है ना। प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ। अब लगने को तो ऐसा है कि इसमें कुछ नहीं है कि हाँ भाई क्या है, क्या पढ़ेंगे, कुछ नॉर्मल दे रखा है, लेकिन यहाँ से शानदार क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि कथन कारण वाले मिल गए, यहाँ पर सुमिलित कीजिए, यहाँ पर कोई लाइन दे दी, यहाँ पर रेगिस्तान दे दिया हैं, यहाँ पर दे दिया कथन कारण की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो इसमें से ही आएंगे। तो हर एक लाइन याद होना ज़रूरी है। तो चलिए हर फैक्ट और एक तथ्य को आराम से समझते याद करते चलते हैं, और जो प्रेक्षक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा या होंगे जो फैक्ट, उनको अपना अच्छी तरह से देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ। कैसे, कब और कहाँ। प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोश हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी, उनमें क्या बदलाव आए। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ही ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। बात तो सही है भाई। चित्र को ध्यान से देखें। यह चित्र किस प्रकार उपनिवेशवाद का बोध कराता है। हिंदुस्तान, वाई विनियल FRS के 1752। हिंदुस्तान, YJ रिनल FRS 1782 है या 52 है। ये तलवार है इधर है ना, और ये भी तलवार है, लेकिन ये बलूत की पत्तियां हैं, ऊपर शेर है। ब्राह्मण ब्रिटेनिका को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण, चित्र 1782। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनन को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा। रेनेल को भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थन रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में इस तस्वीर में दिखाया गया कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिका को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं। 1782 का है। दूर जहाज दिख रहा है, देखिए। फिर ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता।
कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जुबान पर चढ़ा था। आई बात समझ में? धीरे धीरे ही उनकी जुबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था, या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती है। ऐसे में हम सिर्फ इस अवधि की बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकें जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू होंगे। आई बात समझ में? जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। फिर भी लोग इतिहास की तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा, उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है, और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। सही है भाई, है ना? जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताब में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने, बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियायतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। कौन सी तारीखें? कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? बात तो सही है। वही तारीख वह महत्वपूर्ण वही होती है जिनसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ज़्यादा प्रभाव पड़ता हो। ठीक है ना? वही महत्वपूर्ण होती होंगी। पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्याय में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेलेजली, वेंटिंग, डलहौजी, हेस्टिंग, वेलेजली ऐसे लिखा है यहाँ, वे ले आधा है जय, वेलेजली पहले पूरा जय आता था। और किताबों में, एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो यही शुद्ध है। अध्याय हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग, वेलेजली, वेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, एक मिनट ये इम्पोर्टेंट है। हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम वेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, है ना? लाड़ नहीं लगाया भाई। आई बात समझ में? ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, एडविन के बारे में पढ़ते हैं। लाड़ नहीं लगाया। लाड़ लगाने से क्या है कि एक अलग छवि का निर्माण होता है, एक अलग चीज़ का वो होता है। इस वजह से इतिहास, यहाँ जो इतिहासकारों ने इतिहास लिखा है, इन किताबों में बहुत शानदार लिखा है। जो है, जो नहीं है, एकदम निष्पक्ष और एकदम सटीक। जो ज़रूरत होनी चाहिए सीखने की बच्चों को, वो सब चीज़ें हैं इसमें। इस इतिहास में गवर्नर जनरल वायसराय का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही चाह रहता था। इसलिए इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। हम लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास का अलग से ढंग नहीं लिख सकते? इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते?
गवर्नर जनरल के इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? ये बात तो सही है। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है, जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चलता है। एक मिनट। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधि कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या लिखा जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाने पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेगी। हमारे लिए नई तिथियाँ महत्वपूर्ण हो जाएगी। एक मिनट। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियाँ कोई मायने नहीं रखती, इसके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाने पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेगी। हमारे लिए नई तिथियाँ महत्वपूर्ण हो जाएगी। हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं? इससे पहले ये है भाई, कौन है ये? वारेन हेस्टिंग्स है। वारेन हेस्टिंग्स 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरल के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं, तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। तो ये एक तरह से गलत ही तो है। अब भाई इनके बारे में ही पढ़ेंगे अपन, तो फिर अपने समाज के बारे में कब पढ़ेंगे? ठीक है ना भाई, लिखने वाले यही थे तो ये इनके बारे में बढ़िया ही लिखेंगे। अपने समाज के बारे में क्यों बढ़िया लिखेंगे? ये सही है। 1773 में गवर्नर जनरल बने, 1773 में। ये अखबार है शायद, ये अखबार है। ठीक है भाई। चित्र है। जब इससे ये चित्र से ये पता चल रहा है कि भाई देख, उंगली तक देख, बढ़िया डिजाइन से बनाई गई है। हैं, यहाँ पर फोटो है? नहीं नहीं, फोटो तो नहीं है, चित्र बनाया हुआ है। ये क्या है? फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, लिप्टन टीस, कॉफ़ी एंड प्रोविजन्स। लिप्टन टीस फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। लिप्टन टी कैलेंडर मिलता था इनके लारे। हेड ऑफिस द सिटी रोड, लंदन। सिम्पटन की अलग अलग भाषा में लिप्टन की हुआ। विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियाँ चलन भाई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है। भारतीय महल, भारतीय महल दिखाई। भारतीय महल किधर गया? पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियाँ चलन भाई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। कथन कारण वाले क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। अब इसमें से एक लाइन दे देगा और पूछेगा बताइए ये सत्य है या असत्य है, या फिर कारण कह देगा और फिर कह दे देगा कि कारण कथन कारण की व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा है। ऐसे कौन सी तारीख है? कुछ तारीख को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द-गिर्द हम अतीत की कहानी बोलते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती, वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द-गिर्द हम अतीत की कहानी बोलते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती, वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होते थे और आखिर वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग, वेलेजली, वेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में पढ़ते हैं। ये तो पढ़ लिया यार अपन ने, ये आ गया ना ऊपर? नहीं, ऊपर नहीं आया। हम अब्दियत कैसे तय करते हैं ये पढ़ना है अपन को। इतिहास की किताबों में, ठीक है ना, हम अब्दियत कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में एक हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। पूछ सकता है वो बताइए इनमें से किस ने भारत को 3 भागों में बांटा था, भारत के इतिहास को? एक तो हिंदू है, मुस्लिम है और ब्रिटिश है। कौन कौन था ये? राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में। जेम्स मिल की रचना का नाम क्या है? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 1817 की बात है, स्कॉटलैंड का था भाई ये। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इतिहास को हम, इसकी भी एक वजह है, हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सारे हम समय को बांटते हैं। ये सब अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक वैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक वैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। वारेन हेस्टिंग्स 1773 पहले गवर्नर जनरल बने। गतिविधि, अपनी माँ या परिवार के किसी अन्य सदस्य से बात करके उनके जीवन के बारे में पता लगाएं। अब उनके जीवन को अलग अलग कालखंडों में बांटें और प्रत्येक अवधि की महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची बनाएं। स्पष्ट करें कि अपने कालखंडों को किस तरह तय किया है। स्पष्ट करें कि अपने कालखंडों को किस तरह तय किया है। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। मिल दे रहा है भाई ये।
मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राय पर ले जा सकता है। अरे भाई, ये सभ्यता की राय पर क्या ले जाएंगे? अपन तो अपनी सभ्य थे। हमारे यहाँ से ही आर्यभट्ट और इनका ज्ञान इधर ईरान इराक इधर पहुँचा था और यहाँ से फिर यूरोप में पहुँचा था। तो लिया तो इन्हें हमारा ही ज्ञान था, हमारी सभ्यता थी, ठीक है ना। हमारी स्थापत्य कला ये देखिए, आग्नेय शस्त्र युद्ध के संचालन वगैरह वहाँ पे पहले कुछ नहीं था, ऐसे ही थे, तो सभ्य हम थे। शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, एकदम सरासर गलत। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? हाँ, चलते थे। किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर अब ऐसे ही सरकार करती है, ठीक है ना, अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन, जैसे कि सरकार नहीं बदलती है, जैसे 5 साल बाद में कोई और सरकार आ गई तो वह योजनाएं तो वो अपने नाम से चलाएगी, अपने जो प्रमुख नेता हुए हैं उनके नाम से चलाएगी, ठीक है ना। और जो कुछ है प्रमुख नीतियाँ, रीतियाँ या परियोजना वगैरह, तो उनमें अपनी ही पार्टी का सिंबल या फिर अपनी पार्टी का ही ज़्यादा गान गुनगान या प्रचार प्रसार करती है। और दूसरी पार्टी की जैसे कि कोई योजना है तो उसको चेंज करके उसका नाम बदल देगी, वगैरह वगैरह। किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीक़ों का कोई महत्व नहीं होता। नहीं, कैसे नहीं होता? होता है। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक ही धर्म नहीं होता था। अंग्रेज़ों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इस विभाजन की भी अपनी समस्या है। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति, समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्या है। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास को माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेज़ों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता, मुक्ति नहीं थी। नहीं, यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिक क्या होता है? अपनी माँ या परिवार के किसी अन्य सदस्य से बात करके उनके जीवन के बारे में पता लगाएं। अब उनके जीवन को अलग अलग कालखंडों में बांटें और प्रत्येक अवधि की महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची बनाएं। स्पष्ट करें कि आपने कालखंडों को किस तरह तय किया है। औपनिवेशिक क्या होता है? इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया।
अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। एक मिनट यहाँ से ले लेते हैं दोबारा से। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप यह भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। आई बात समझ में? औपनिवेशीकरण। लेकिन जल्द ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। हम किस तरह जानते हैं? भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल के इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन सी स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? हम किस तरह जानते हैं? प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेज़ों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। चीज़ों को लिखना उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी, प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। ज्ञापन, टिप्पणी, प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेज़ों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। 1920 गजब है, बनाया गया। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेज़ों की सोच में इन संस्थानों का कितना महत्व था। आई बात समझ में? जब दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेज़ों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। वही इनसे ही तो उनको पता चलेगा कि हमारा इतिहास कैसा रहा था, हमने इतिहास में क्या क्या कार्य किए थे, हमारी उपलब्धि क्या थी, और ये सभी को करना चाहिए। ठीक है ना?
गृह विभाग की भेजी गई रिपोर्ट है। गृह विभाग को सन 1946 में भारत की उपनिवेश सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग की जो रिपोर्टें मिल रही थी उनके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। बम्बई। इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। एक मिनट। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्टें मिल रही थी उनके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। बम्बई। इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। कराची। 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेशास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में है। विशाखापट्टनम। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। कब की बात है? बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उसमें विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उनके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। विशाखापट्टनम। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर न आए। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, इंडिया कमांड, सिचुएशन रिपोर्ट संख्या 7, फाइल संख्या 52146 1946 है। 5वां महीना। गृह राजनीतिक भारत सरकार। ठीक सावधानपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। उन्हें खुशन बीसी के माहिर लिखते थे। खुशन बीसी क्या है? खुशन बीसी के माहिर लिखते थे। खुशन बीसी या सुलेखन बीस। खुशन बीसी या सुलेखन बीसी ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेज की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। खुशन बीसी के माहिर पूछ सकता है वो खुशन बीसी क्या है? खुशन बीसी या सुलेखन बीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेज की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व, इसको देखते हैं ना। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों में फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेज़ों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी थी। 19वीं सदी के आखिर से जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण,
वन सर्वेक्षण आदि के कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। शानदार फोटो बनाया है। ये जो ट्रेंड होते थे ना वही थे भाई। सरपे का पौधा 1770 का दशक, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालय में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। स्थानीय कलाकारों से। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। शरीफे का पौधा 1770 का दशक। शरीफे का पौधा चित्र बनाया गया है हाथों से, लोकलों के द्वारा, अंग्रेजों के माध्यम से। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड है। बात तो सही है, सारी सरकारी रिकॉर्ड है। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि किस देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे, उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक इन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थयात्रियों और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएँ, स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएँ महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनमें से हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। सही है, ये तो भाई राजनीतिक थी ना कि भाई वहाँ पे वो हुआ, वहाँ पे वो हुआ, वगैरह वगैरह। सामाजिक और गरीब मजदूर की बात है, किस अनुभवों से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में जान सकते हैं कि जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी। अच्छा, अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं, जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको ये बात समझ में आने लगेगी। ठीक है भाई। गतिविधि, ये पाठ हो गया क्या? फिर से याद करें, हो गया पाठ है ना। स्रोत 1 और 2 को देखें। क्या आपको प्रतिवेदनों के स्वरूप में कोई फ़र्क दिखाई देता है? बताएं कि आपको क्या फ़र्क लगता है। ये क्या है? इंसानों के खाने के लायक नहीं। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन से बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थाने पर पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था, पुलिस लाइन की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। हिंदुस्तान टाइम्स 22 मार्च 1946।
1857 के विद्रोही। चित्र है उस समय का ये 1857 के विद्रोही। तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उनमें हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता है, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में अध्याय 5 में पढ़ेंगे। बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर 1832। 1832 का है ये जो दूरबीन है, ये उस समय की है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर। ध्यान से देखिए कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खासतौर से जोर देना चाहता है। अंग्रेजों द्वारा ना पढ़ लिया अपन ने। क्वेश्चन आंसर देखते हैं, फिर से याद करें, सही और गलत बताइए। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। सरकारी दस्तावेजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। सही और गलत। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। ईसाई नहीं था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश है ना, ये है ब्रिटिश था, ईसाई नहीं है। सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते थे। नहीं, आम लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। अंग्रेज़ों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते थे। ये बात सही है, गैर सही है बस। आइए कल्पना करें। कल्पना कीजिए कि आप इतिहासकार हैं। आप यह पता लगाना चाहते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद एक दुर्गम आदिवासी इलाके की खेती में क्या बदलाव आए हैं। इन जानकारियों को ढूंढने के लिए विभिन्न तरीकों की सूची बनाइए। आइए विचार करें। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है, उसमें क्या समस्याएं हैं। अंग्रेज़ों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं, वे पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। किस तरह से अलग होती है, आइए करके देखें। क्या आप आज दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों को उदाहरण दे सकते हैं। सोचकर देखिए कि खिलौना बनाने वाली कंपनियों को यह पता कैसे चलता है कि बच्चे किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, या सरकार को यह कैसे पता चलता है कि स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है। इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षणों में क्या हासिल कर सकते हैं। तो चलिए, पार्ट हो गया ये पूरा है। यहाँ से आएगा कथन कारण वर्ण क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से समझ पे आधारित औपनिवेशिक क्या होता है, गतिविधि, हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स 1773, कौन सी तारीख है, विज्ञापनों में भी पसंद नापसंद तय होती है, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।